Hello, this is Sejal Sharda, your NCLEX tutor. So today we'll discuss the topic that is Parkinson. कि पार्किंसन होता क्या है, पार्किंसन के causes, sign and symptoms, diagnostic treatment, everything. So before discussing the Parkinson, जो नॉर्सेट 8 है वो आ रहा है ना नेक्स्ट ईयर अप्रैल में या मार्च तक आ जाएगा, उसका एग्जाम भी हो जाएगा. सो उसके रिगार्डिंग अगर किसी को नोट्स चाहिए, अगर कोई मटेरियल चाहिए या क्लासेस की जो नीड है आपको वो प्रॉपर वे से इधर प्रोवाइड होएगी उड़ान नर्सिंग इंस्टीट्यूट से. सो यू गाइस मस्ट विजिट ओवर हियर बिकॉज वी विल प्रोवाइड यू एक्सीलेंट result, we'll provide you excellent material whichever you need. So let's start upon the topic that is Parkinson disease. So जो Parkinson disease है ना, that this is the neurodegenerative disorder. Okay, let me adjust a little bit. Yeah, okay, this is it. Yeah, so the Parkinson shit. So the Parkinson is neurodegenerative disorder. Sorry, या न्यूरोडीजेनरेटिव डिसऑर्डर. ठीक है, पार्किंसन क्या है? एक न्यूरोडीजेनरेटिव डिसऑर्डर है. ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मायस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता था कि एसिटाइल कोलिन की डेफिशिएंसी होती थी तो मायस्थेनिया ग्रेविस हो जाता था. पार्किंसन में क्या होता है? डेफिशिएंसी होती है डोपामीन की. ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डोपामीन पार्किंसंस हैपन. ओके, डेफिशिएंसी, डोपामिन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? पार्किंसन हो जाता है. ओके, सो अ मूवमेंट ऑफ डिसऑर्डर विद द प्रोग्रेशन ऑफ डेथ ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन रिजल्टिंग इन लो डोपामिन एंड हाई एसिटाइलकोलिन. Parkinson disease is a chronic progressive neurodegenerative disorder characterized by slowness in initiation and execution of movements, increased muscle tone, tremors at rest and gait. Exact cause of PD is unknown. A complex interplay of environmental and genetic factor is involved. Exposure to toxins or certain viruses may trigger PD. So what has been written is, जब बॉडी में जो न्यूरॉन्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, वो वाली न्यूरॉन्स जो डोपामीन को बनाते हैं, ठीक है, वो वाली न्यूरॉन्स जो डोपामीन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी इनिशिएशन करते हैं या उनका लेवल इंक्रीज करते हैं, वो न्यूरॉन क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं, या उनकी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उनको कोई इंजरी हो जाती है किसी भी कॉज की वजह से. सो बॉडी में जो डोपामिन का लेवल है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. सो जो डोपामिन होता है और वो एसिटाइल कोलिन होता है ना, वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इफ द वन इज इंक्रीजिंग देन द अदर वन इज साइमल्टेनियसली डिक्रीजिंग. सो अगर हमने माइस्थेनिया में पढ़ा था कि एसिटाइल कोलिन क्या था? डिक्रीज था, तो साइड बाय साइड माइस्थेनिया में जो डोपामिन होगा ना वो इंक्रीज होगा. पार्किंसन में अब क्या है? डोपामिन की डेफिशिएंसी है, दैट इज कि डोपामिन क्या है? डिक्रीज है. सो साइड बाय साइड जो वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, एसिटाइल कोलिन, वो क्या होगा? वो इंक्रीज होगा. ओके, सो जो डोपामिन है और जो डोपामिन है और एसिटाइल कोलिन है वो क्या है? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इफ द वन इज इंक्रीजिंग देन द अदर वन इज फ्लक्चुएटिंग इन अपोजिट में. ठीक है, कि अगर डोपामिन डिक्रीज है तो एसिटाइल कोलिन क्या होगा? इंक्रीज होगा. सो दैट इज व्हाई पार्किंसन में डोपामिन इंक्रीज है एंड एसिटाइल कोलिन क्या है? इंक्रीज है. ठीक है, ये क्या होती है? जो ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब कि पेशेंट को बहुत ही लंबे टाइम तक ये रहेगी और ये ठीक भी नहीं होती है. लाइक रिमिशन हो जाएगा इसका, ठीक है, बट एग्जैक्ट ठीक नहीं होएगी. ओके, कभी ना कभी माइस्थेनिया हो गया, पार्किंसन हो गया, ये अपना पीक लेवल शो करेंगे. ओके, इट्स नॉट अबाउट कि हमेशा इरेडिकेट हो जाएगी अब पेशेंट की बॉडी को, मतलब अभी हो गई अब दोबारा से नहीं होएगी. नो, जब ट्रिगर्स आ जाएंगे तो ये दोबारा से ट्रिगर हो जाएगी. ठीक है, ये एग्जैजरेट फिर हो जाएगी, बट फॉर दैट टाइम ये रिमिशन में रहेगी. सो ये क्या है? पार्किंसन इज अ क्रॉनिक प्रोग्रेस न्यूरोडीजेनरेटिव डिसऑर्डर. इसमें क्या होता है? जिसका मेन सिम्टम होते हैं ना वो 3 होते हैं, दैट इज स्लोनेस इन द इनिशिएशन, मतलब कि पेशेंट कोई काम इनिशिएट नहीं कर पाता या बहुत ही स्लो कर पाता है. जैसे कि अब मैं अपना हैंड मूवमेंट्स कर रही हूँ, ठीक है, मैं पेन से मार्क कर रही हूँ, तो जो भी पेशेंट कोई भी काम कर रहा है, अगर वो उठने लगा है बेड से, अगर वो कुछ खाने लगा है, तो जो जो उसका इनिशिएशन पॉइंट होगा, जिस पॉइंट से वो शुरू करने लग पड़ा होगा, वो पॉइंट बहुत स्लो होगा. मतलब कि अगर वो कोई भी काम शुरू करना चाहेगा तो वो
पहले बहुत स्लोली स्लोली करेगा अपना काम, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, एग्जीक्यूशन ऑफ मूवमेंट, अगर वो कोई काम करने लगा होगा तभी भी स्लो हो जाएगा, ठीक है। उसकी जो मसल टोन है वो इंक्रीज हो जाएगी, उसको रेस्ट पे भी ट्रेमर आएंगे। अगर पेशेंट कुछ भी नहीं कर रहा, बेड पे लेटा हुआ या चेयर पे बैठा हुआ है, तभी भी उसको क्या आएंगे, ट्रेमर्स आएंगे, ठीक है। और उसका पूरा का पूरा जो बॉडी पोस्चर होएगा वो भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ओके। ब्रेडिकाइनेरिया दैट इज स्लोनेस इन इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट, या कोई काम करने में, अगर वो कोई काम करना मतलब अगर वो कोई काम पेशेंट करने लगा है ना, तो वो काम बहुत ही स्लो करेगा, ठीक है। उसकी जो मूवमेंट होगी वो बहुत स्लो होगी, जैसे अगर वो बेड से उठने लगा ना खुद अब, तो वो बहुत धीरे धीरे उठेगा, ठीक है। अगर वो कोई भी अगर वो खाना खाने लगा तो वो ना बहुत ही ज्यादा पेशेंट स्लो स्लो खाएगा, ठीक है। अगर वो कोई भी काम करने लगा तो वो क्या करेगा, स्लो करेगा। इसके साथ साथ क्या होएगा कि उसके जो ट्रेमर्स होंगे वो रेस्टिंग पोजीशन पे भी आएंगे, ठीक है। जो उसका पेशेंट का गेट होएगा वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, बॉडी पोस्चर भी डिस्टर्ब हो जाएगा, और जो मसल के जो टोन है वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। द नेक्स्ट सिक्स जो एग्जैक्ट कॉज है, जैसे कि हमें मायोसिनिया में था कि हम पता ही नहीं सीखा कि मायोसिनिया का की कॉज है, साइड बाय साइड पार्किंसन का पता ही नहीं है कि क्या कॉज है, ओके। जेनेटिक फैक्टर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं, ठीक है, या कोई टॉक्सिन्स भी वजह ਨਾਲ ट्रिगर कर सकते हैं, कुछ वायरसेस ਨਾਲ की हो सकता है ट्रिगर कर सकती है। डोपामिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द एक्स्ट्रा पिरामिडल मोटर सिस्टम इंक्लूडिंग कंट्रोल ऑफ पोस्चर, सपोर्ट एंड वॉलंटरी मोशंस। लुई बॉडी अनयूजुअल क्लम्प्स ऑफ प्रोटीन आर फाउंड इन द ब्रेन ऑफ पेशेंट विद पार्किंसन। अब इन्होंने इधर से लेकर ना इधर तक क्या लिखा हुआ है, डोपामिन का फंक्शन, कि डोपामिन क्यों असेंशियल अपनी बॉडी के लिए, क्यों, इट्स अ न्यूरोट्रांसमीटर जो अपने बॉडी के जितने भी एक्स्ट्रा पिरामिडल मोटर सिस्टम्स होते हैं या मोटर फंक्शंस होते हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है, अपने बॉडी के पोस्चर को सपोर्ट करता है, ठीक है। जो भी हम वॉलंटरी मोशंस करते हैं, जो भी हम काम अपनी बॉडी का खुद इनिशिएट करते हैं, उन सबको क्या करता है, ये सपोर्ट करता है, ठीक है। जो भी पेशेंट होएगा ना पार्किंसंस वाला, उनकी जो ब्रेन होएगा ना उनमें क्या पाए मतलब होएंगी लुई बॉडीज, मतलब कि जेड़ा भी पेशेंट होएगा ना पार्किंसन वाला, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਾਂਗੇ, अब कोई MRI ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਣਗੇ, ਕਲੰਪਸ ਦਿਖਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੰਪਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਗੁੱਛੇ ਦਿਖਣਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਲੁਈ ਬॉडीज ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। Now the next okay, so the next साइन एंड सिम्पटम्स। कॉजेज ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕॉजेज ਆਪਾਂ ਨੂੰ नहीं पता कि मतलब कि ਕੀ ਹੈਗੇ कॉजेज। इट कुड बी वायरस, इट कुड बी एनी टॉक्सिन्स, ठीक है, इफ इधर फ्रॉम इन्वायरमेंटल और जेनेटिक, ठीक है। किसी भी चीज़ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ट्रिगर हो सकती है, किसी इन्फेक्शन करके भी ट्रिगर हो सकती है जेनेटिकली। अगर ਤੁਹਾਡੇ फादर्स या ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਓਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ सर्कल विचों कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਊਗੀ डिजीज। क्यों, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ अगर ਤੁਸੀਂ ट्रिगर ਦੇ एक्सपोजर ਚ ਹੋਗੇ, ठीक है, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ डिजीज, ओके। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ अगर ਆਪਾਂ ਪੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾजेज ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾजेज ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾजेज ਹੋਣਗੇ। So the first thing first is idiopathic. Idiopathic means we don't know why the heck that thing has been happened, but there is a reason, that is don't know. We don't know why the thing has been happened, why the diagnosis has been done, but the patient is suffering from disease, but we don't know about the cause कि क्यों होया हो, ठीक है। So the first thing first is idiopathic. The second one is genetic. जीन्स, जेनेटिक्स, ठीक है, फैमिली, ओके। उसके बाद क्या आएगा, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स आ सकते हैं, ठीक है। कई बार एज भी फैक्टर होती है, अबव 60 ईयर्स, ठीक है, मेल्स को ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू विमेन को, ओके। इसके साथ साथ जो टॉक्सिन्स का एक्सपोजर हो गया या इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कह लो, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स एक्सपोजर जैसे, ठीक है,
कौन कौन से हो जाएंगे वो, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गए, ठीक है, कार्बन मोनोक्साइड वगैरह हो गए, या कोई हैवी मेटल्स हो गए, ठीक है, हैवी मेटल्स हो गए, है ना। अगर हम घर पे अगर कोई भी पल्सेस लेके आते हैं, लेंटिल्स लेके आते हैं, वेजिटेबल्स लेके आते हैं, उनमें कितने सारे टॉक्सिन्स लगे होते हैं ना, अगर हम उनको वॉश करके नहीं खाएंगे तो ऑब्वियसली पेशेंट क्या हो सकता है, बीमार हो सकता है ना। वो जो उसकी जो डॉर्मेट स्टेट पे, लाइक इफ वी से कि अगर उसकी जो बीमारी है वो डॉर्मेट स्टेट पे, अगर वो कांस्टेंट लेवल पे है, तो वो ट्रिगर की वजह से क्या हो जाएगी, पीक लेवल पे चली जाएगी। मतलब कि अगर पेशेंट, मतलब कि तो ये सोचो कि अगर पेशेंट है ना करे कोई कुछ भी लेके आया है ना, कोई भी चीज आपने करे कुछ खान ਨੂੰ, ठीक है, पेशेंट ने घर देने या पेशेंट ने नहीं वॉश करके खादी, ठीक है, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਲੈ ਜਸਟ ਸੇ ਲਾਈਕ ਕਿ ਐਪਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਐਪਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਓਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵॉश ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲ, ठीक है, या टॉक्सिन्स बॉडी विच इंजेस्ट हो जाएंगे। सो पेशेंट ਨੂੰ जो पार्किंसन है वो की हो सकता है, ट्रिगर हो सकता है, ओके, या पेस्टिसाइड्स, ठीक है, दीज आर द causes, okay, idiopathic, it could be idiopathic, it could be genetic, it could be any exposure or to the toxins, to the environmental factors, okay, या ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਏਜ ਕਰਕੇ ਵੀ, okay। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, मतलब वो घट रीजन ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ मैं लिखन लगी हाँ, ज्यादा नहीं ਹੁੰਦਾ, घट ਹੁੰਦਾ, बट अगर कोई हेड इंजरी हुई है, ठीक है, क्योंकि कई बार हेड इंजरी की करती है न्यूरोट्रांसमीटर दी जो आप कह रही सिक्रीशन है ਉਹਨੂੰ ऑल्टर कर ਦਿੰਦੀ है, ओके। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈਡ ਟਰਾਮਾ ਜਾਂ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਕਾਜ਼ਸ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ਸ ਸੀਗੇ, ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ ਕਾਜ਼, ਜੈਨੇਟਿਕ, above 60 years of age, मेल ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, environmental toxins, head injury, head trauma, these are the causes, okay। the first, the main thing is idiopathic, that we don't know कि क्यों बीमारी हुई है। now the next thing is sign and symptoms, कि sign and symptoms की है, मैं 10th ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸਿਕ ਵਾਲੇ ਪੜਾਤੇ ਸੀਗੇ, that is bradykinesia, ठीक है, posture ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ पेशेंट ਦਾ, and the increased muscle tone, ठीक है। जो पार्किंसन वाले पेशेंट होंगे ना, उन्होंने एक ट्रायंगल होंगे, लाइक, ठीक है, ये ट्रायंगल होंगे, उन्होंने ट्रायंगल विच ट्रेमर, ब्रेडिकाइनेजिया, ठीक है, ट्रेमर होएगा, ब्रेडिकाइनेजिया होएगा, रिजिडिटी होएगी, ओके। ਇਹ ਫੋਲੋ, ਇਹ ਚਾਰ ਕ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜੋ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਈਡੀਅਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, that means the patient might be suffering from Parkinson, that is tremor, bradykinesia, rigidity and posture alteration, okay। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਲਾਸਿਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ। So the first thing is the onset of PD is gradual and insidious with an ongoing progression। जो पार्किंसन डिजीज है ना, it's a slow process, ये slowly ਹੁੰਦਾ है, ठीक है, slowly process है ये। Resting tremor, the hand tremor is described as a pill rolling aggravated by emotional stress or increased concentration। In the beginning stages, only a mild tremor or a slight limp or a decreased arm swing। So जब मैंने बोला था पीछे कि पेशेंट को ट्रेमर्स होंगे, ठीक है, कि पेशेंट अगर लम्बे पिया हुआ है या बैठा हुआ है चेयर पे, अगर कुछ भी नहीं कर रहा तो पेशेंट रेस्ट कर रहा होगा, ठीक है। अगर पेशेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग, सिर्फ बैठा ही है या अपना कोई मतलब
या तो खड़ा है या बैठा है या लेटा होया बट कुछ काम नहीं कर रहा तो पेशेंट ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਟ੍ਰੈਮਰਸ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਮਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦ ਹੈਂਡ ਟ੍ਰੈਮਰ ਇਜ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਐਜ਼ ਅ ਪਿਲ ਰੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਮਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਅਗਰ ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਲ ਨਹੀਂ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋਲ 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 ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੋ ਮੋਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੌਰੀ ਨॉट ਦਾਣਾ ਜੋ ਮੋਤੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਪੂਰੀ ਮਾਲਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ हैंड ट्रैमर्स आएंगे लाइक पिल रोलिंग जो गोल 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 जिवें आपां पिल नूं रोल करते रहने ना है ना उदा दे होणगे पेशेंट दे हैंड ट्रैमर्स दूसरा की होया है कि वधणगे कदों मतलब कि पेशेंट नूं हैंड ट्रैमर्स तां होणगे किवें दे होणगे पिल रोलिंग मूवमेंट वांगू बट इंक्रीज कदों होणगे जदों पेशेंट नूं किसी चीज़ दा की होएगा स्ट्रेस होएगा या पेशेंट अपना कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करूगा अगर मान लो पेशेंट अपना किसी भी काम वास्ते अपना कोई कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है ठीक है कुछ या तो समझ रहा है या कुछ सुन रहा है बहुत ही या कोई ओवर थिंकिंग कर रहा है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो हैंड ट्रैमर्स होंगे वो की हो जाएंगे एग्जैजरेट हो जाएंगे इंक्रीज हो जाएंगे द नेक्स्ट स्टेज कि शुरू में ਜਿਹੜੇ हैंड ट्रैमर्स होंगे वो माइल्ड होंगे ठीक है मतलब कि हाथ उत्ते स्लाइट लिंप होएगा या आर्म स्विंग की हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी बट बाय द टाइम इट स्टार्ट गेटिंग प्रोग्रेसिव और वर्स रिजिडिटी ये अपना पहला पॉइंट सीगा रेस्टिंग ट्रैमर दैट इज पिल रोलिंग मूवमेंट होएगी एग्जैजरेट बाय द कंसंट्रेशन इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन और द स्ट्रेस ठीक है नाउ द सेकंड थिंग इज रिजिडिटी पेशेंट नु रिजिडिटी होएगी द सेकंड साइन ऑफ द ट्रायड इज जेड़ा आप सेकंड साइन ट्रायड जेड़ा सेकंड साइन है ट्रायड दा ट्रैमर आप पढ़ चुके हैं कि होगा पिल रोलिंग मूवमेंट होएगी ठीक है हुन आपां सेकंड साइन पढ़ना है ट्रायड दा दैट इज रिजिडिटी द रिजिडिटी इज द सेकंड साइन ऑफ द ट्रायड पहला पेशेंट नु की आऊगा शुरू विच फर्स्ट साइन ही आऊगा केड़ा हैंड ट्रैमर द रिजिडिटी इज द सेकंड साइन ऑफ द ट्रायड इज इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू द पैसिव मोशन व्हेन द लिम्स आर मूव्ड थ्रू देयर रेंज ऑफ मोशन दो हुन रिजिडिटी की होएगा ये सेकंड साइन है ट्रायड दा ठीक है एंड विच की हुंदी है पेशेंट की बॉडी विच जो रेजिस्टेंस हैगी है वो इंक्रीज हो जाती है ठीक है इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द पैसिव मोशन व्हेन द लिम्स आर मूव्ड थ्रू देयर रेंज ऑफ मोशन ठीक है मतलब कि पेशेंट जो अपने लिम्स नु मूव करना शुरू करूगा ना ठीक है या कोई पैसिव मोशन करूगा तो रेजिस्टेंस की हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी ओके व्हेन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द पैसिव मोशन कि जदों भी कोई पेशेंट पैसिव मोशन करने की कोशिश करूगा तो रेजिस्टेंस की हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी व्हेन द लिम्स आर मूव्ड थ्रू आउट देयर रेंज ऑफ मोशन ठीक है नाउ द थर्ड पॉइंट इज लेटर साइन जो होंगे या ਜਿਹੜੇ लेटर साइन होंगे वो ਕਿਹੜੇ होंगे शफलिंग प्रोपल्सिव गेट विद आर्म फ्लेक्स्ड एंड लॉस ऑफ पोस्चर रिफ्लेक्सेस हुन लेटेस्ट या ब्रेडिकाइनेसिया डिले इन इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट्स ओके केड़े होंगे लेटर साइन शफलिंग होएगी ठीक है प्रोपल्सिव गेट मतलब कि जो पेशेंट दा पोस्चर होएगा गेट होएगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा जिवें आपां कह दे कि लेट्स से कि कुब पै जाऊगा पेशेंट दे ठीक है पिछों पूरी सी कर्व पै जाऊगी पूरा कुब पै जाऊगा ओके आई थिंक आई हैव आल्सो अटैच्ड अ फोटो no so loss of propulsive sorry loss of postural reflexes patient ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ postural ਦੇ reflexes ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ bradykinesia now bradykinesia is अगर पेशेंट कोई भी काम अपनी मर्जी तो करना शुरू कर रहा है अगर पेशेंट ने कोई भी काम अपनी मर्जी तो करना है लेट्स से कि पेशेंट ने खाना खाना है पेशेंट ने वॉशरूम जाना है ठीक है पेशेंट ने सोना है पेशेंट ने बेड पे बैठना है पेशेंट ने बुक रीडिंग स्टार्ट करनी है पढ़नी करनी है सो इन्हां सारे विच की होगा कि जेडी भी वो मूवमेंट करूगा ना जो उनका इनिशियल प्रोसैस होएगा वो की हो जाऊगा स्लो हो जाऊगा वो डिले हो जाऊगा मतलब कि पेशेंट खाना खाना जो शुरू करूगा ना वही सारा प्रोसैस की करूगा लेट करूगा ठीक है अगर पेशेंट ने वॉशरूम जाना है कितने अगर आप सेकंड्स में अपने वॉशरूम में चले जाने पेशेंट लाइक 5 तो 10 मिनट लगाऊगा क्यों क्योंकि पेशेंट सारा काम हौली हौली करूगा अगर उन्हें कोई भी काम इनिशिएट करना है ना अगर उन्हें कोई भी काम करना शुरू करना है और जो शुरू का प्रोसैस होएगा ना बहुत लेट होएगा ठीक है
डिले इन इनिशिएशन ऑफ द मूवमेंट्स, ऑटोमेटिक मूवमेंट, अगर पेशेंट ने बॉडी की कोई भी मूवमेंट करनी है ना वो थोड़ी की होगी, स्लो होएगी, डिलेड होएगी। नाउ द 3 की साइंस, ਜਿਹੜੇ 3 मेन साइंस ने जो एनक्लेक्स विच आंदे ही आंदे हैं, दैट इज शफलिंग गait एंड डिक्रीज आर्म स्विंग, पिल रोलिंग एंड ट्रेमर्स एट रेस्ट, दैट इज चेंज इन हैंड राइटिंग। हुण पेशेंट दे ट्रेमर्स हैगे रेस्ट ते, ओके, ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਿਲ ਰੋਲਿੰਗ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਮਰਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਕੀ ਪਾਊਗਾ, ਇਫੈਕਟ ਪਾਊਗਾ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦ 3 ਕੀ ਫੀਚਰਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂ ਗਾइस हैव टू रिमेंबर अबाउट द ट्राइड, ठीक है, ट्राइड नहीं भूलना, पहला ट्रेमर्स आएंगे, देन रिजिडिटी आऊगी एंड द थर्ड वन की आऊगा ब्रेडिगाइनेजिया। नाउ अदर सिम्पटम्स, क्योंकि होर हुण डोपामिन कल्ला, चलो ठीक है, डोपामिन की डेफिशिएंसी नाल वैसे तो सिम्पटम्स वो वाले आएंगे, बट बाकी भी की होणगे, बाकी सिस्टम्स भी की होणगे, अफेक्ट होणगे। जिवें कि मैं तुहानूं मायस्थीनिया विच दस्सिया सीगा कि पेशेंट दी बॉडी विच कादी डेफिशिएंसी सीगी, एसिटाइल कोलिन दी। एसिटाइल कोलिन करके पेशेंट दी पूरी बॉडी की सीगी ड्राई स्टेट विच, कादी स्टेट विच सीगी, ड्राई स्टेट विच, पेशेंट दी पूरी बॉडी विच की सीगी ड्राइनेस, ठीक है, ते जेड़े भी उनके मसल सीगे वो भी की सीगे काफ़ी वीक। सो आपां पेशेंट नूं की प्रोवाइड किया, एसिटाइल बारो कोलिन प्रोवाइड किया। हुण जे एसिटाइल ते डोपामिन की हैगे है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ने। लेट्स से on the one hand we say dopamine and on the another hand we write acetyl choline. Hun, if I talk about, let's say, Parkinson disease and myasthenia gravis, so Parkinson disease which की होंदा है dopamine दी की हो रहा, सॉरी, पार्किंसन डिजीज विच की हो रहा है, डोपामिन दी की हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है, ठीक है। पार्किंसन विच की हो रहा है, डोपामिन दी डेफिशिएंसी हो रही है, और माइस्थीनिया विच की हो रहा है, एसिटाइल कोलिन दी की हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है। हुण माइस्थीनिया विच आपां की पढ़िया सीगा कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈस्थीनिया ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ एसिटाइल कोलिन होएगा, ਉਹਨਾਂ ਦੀ बॉडी की होएगी, ड्राई होएगी। चलो, ਉਹਨਾਂ ਦੀ बॉडी की होएगी, ड्राई होएगी। एसिटाइल कोलिन की करता है, बॉडी नू अपनी नू मसल्स नू स्ट्रेंथन करता है एंड अपनी बॉडी दी सिक्रीशंस नू मेनटेन करता है। सो जिन्ना भी पेशेंट्स विच एसिटाइल कोलिन दी डेफिशिएंसी होएगी, उन्हां विच की होएगा, मसल दी वीकनेस होएगी ते बॉडी की होएगी ड्राई स्टेट विच। बट अगर बॉडी विच एसिटाइल कोलिन डिक्रीज, मतलब कि पार्किंसन, सॉरी, एसिटाइल कोलिन अगर बॉडी विच डिक्रीज हो रहा है तो डोपामिन की होएगा, इंक्रीज होएगा, ठीक है। डोपामिन इंक्रीज हो रहा, मतलब कि डोपामिन का की काम हो रहा है कि डोपामिन की कर रहा है, ड्राइनेस वगैरह है ना मेनटेन कर रहा है। हुण अगर मैं गल करा पार्किंसन दी, तो पार्किंसन विच की हैगा, हुण डोपामिन दी डेफिशिएंसी है। डोपामिन दी डेफिशिएंसी मीनस कि एसिटाइल कोलिन बॉडी विच इंक्रीज लेवल ते है। अगर बॉडी विच एसिटाइल कोलिन इंक्रीज लेवल ते है, दैट मीनस कि बॉडी विच जो सिक्रीशन सीगी उन्हां दा लेवल की होएगा, इंक्रीज होएगा, ठीक है। जो पेशेंट सीगा वो किहदे विच जा रहा हुण इंक्रीज लेवल विच। अब पढ़िया भी सीगा माइस्थीनिया क्राइसिस विच कि पेशेंट नूं अगर प्रोलॉन्ग टाइम तो माइस्थीनिया, सॉरी, अगर पेशेंट नूं प्रोलॉन्ग टाइम तो कोलिनर्जिक क्राइसिस है, ठीक है। अगर पेशेंट नूं माइस्थीनिया ग्रेविस नूं जो ट्रीट करने वाली मेडिकेशंस ने वो ज़्यादा दित्तिया गई तो पेशेंट पार्किंसन विच भी जा सकता है ना। सो हुण होर किहड़े-किहड़े सिम्पटम्स आएंगे, डिस्फेजिया आएगा, ठीक है, डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग क्योंकि सिक्रीशन सारी इंक्रीज ने, ड्रूलिंग, पेशेंट के माउथ तो बहुत ज़्यादा सिक्रीशन बाहर की होंगिया, ड्रूल आउट होंगिया, क्योंकि पेशेंट की बॉडी विच काफ़ी ज़्यादा सिक्रीशंस ने। क्यों काफ़ी ज़्यादा सिक्रीशंस ने? क्योंकि बॉडी विच एसिटाइल कोलिन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट विच है। एसिटाइल कोलिन का की काम हुंदा है कि बॉडी नूं, फुल बॉडी नूं की करना, एक्सट्रा ही आपां की कह दईए मसल्स नूं स्ट्रेंथन कर देना ते सिक्रीशंस नूं की कर देना, इंक्रीज कर देना ते मसल्स नूं हाइपर एक्टिव कर
देना। दैट्स वाई पेशेंट ਨੂੰ हाइपर एक्टिविटी करके की आ रही है, ट्रेमर्स आ रहे हैं और ज्यादा सिक्रीशन होने करके ड्रूलिंग हो रही है, ठीक है। ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स, स्विंगिंग ऑफ द आर्म्स, आर्म स्विंग क्यों हो रही है, क्योंकि मसल सारी की होगी हाइपर एक्टिव होगी, इसी करके ट्रेमर्स आ रहे हैं एंड आर्म्स स्विंग हो रही ने। नाला की हो गया swallowing of saliva, देखो saliva, swallowing of saliva, self expression with facial and hand movements, the client lacks spontaneous activity, client अपना खुद का काम बहुत ही ज्यादा नहीं कर पाऊगा, डिले करूंगा। The stooped posture, mask face, drooling of the saliva and shuffling gait, cog-walling and interruption of the movement of extremity, lead pipe that are characteristics of person with the disease। हुने की लिखे हुए हैं, मैं हौली हौली दसदी हां। पेशेंट जो posture होएगा stooped होएगा, that is पेशेंट का जो posture होएगा stooped होएगा, मतलब कि कोब पिया होएगा। ओके, मास्क फेस होएगा, जो पार्किंसन वाला पेशेंट होएगा ਤੁਸੀਂ अगर उनका फेस देखोगे तो इदा लग रहा होगा कि पेशेंट डेड है, मतलब कि पेशेंट के फेस ते कोई एक्सप्रैशंस नहीं होंगे, कोई आप कह दिए कि कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, इदा लगेगा कि डेड। लाइक स्टिल अगर आप चुप होने जो, अगर आप गुस्से में जो आप चुप भी होने ना, फिर भी स्टिल अपने जो फेस होंगे वो कुछ ना कुछ एक्सप्रैशंस दे रहा होंगे, बट पार्किंसन वाला कोई भी नहीं दे रहा होगा, मास्क लाइक फेस होएगा, ठीक है। ज्यादा सिक्रीशंस होने करके ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा होएगा, शफलिंग गेट हो जाएगा, ठीक है। कॉग व्हीलिंग, रिदमिक स्टॉपिंग और इंटरप्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटी, ठीक है। कॉग व्हीलिंग की होएगी कि जो पेशेंट की मूवमेंट होएगी ना एक्सट्रीमिटीज दी, वो की हो जूगी, इंटरप्ट हो जूगी, ठीक है। उस तो बाद की लिखिया लेड पाइप, लेड पाइप मतलब कि कोई बेंडिंग नहीं कर सकता पेशेंट, ठीक है। प्रॉपर वे नाल कोई भी बेंड नहीं हो सकता, ओके। पेशेंट का सारा आप कह दिए कि मूवमेंट खराब हो जूगी, पेशेंट लेड पाइप वांगू पेशेंट की की हो जूगी, पोस्चर हो जूगा, वो कोई भी बेंडिंग मूवमेंट नहीं कर पाता। ऑल्दो पेशेंट की जो बैक होएगी वो कुब पै जूगा, बट पेशेंट की जी बाकी बॉडी होएगी लेड पाइप वांगू सख्त हो जूगी, ठीक है। These are the characters of the person with this disease. Next is other sign and symptoms. यार क्या हो रहा है? So the next thing is other symptoms। हुन होर केड़े-केड़े symptoms होंगे पेशेंट ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਪੈਥੀ, ਫਟੀਗ। ਐਪੈਥੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਲੈਕ ਆਫ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਐਪੈਥੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋਣਗੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਫਟੀਗ, पेन, कॉन्स्टिपेशन, इंपोटेंस हो सकता है पेशेंट, शॉर्ट टर्म मेमोरी इंपेयरमेंट। अदर सिम्टम्स की हो सकता है डिस्काइनेजिया हो सकता है, डिस्काइनेजिया स्पॉन्टेनियस इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, वीकनेस हो सकती है, एकाइनेजिया दैट इज टोटल इमोबिलिटी, ठीक है। बट ये सारे सिम्टम्स आएंगे लेटर ऑन स्टेज विच, नॉट कि शुरू शुरू आ जाएंगे। शुरू शुरू पेशेंट ਨੂੰ सिर्फ की होएगा ट्रैमर्स होंगे, ओके। नाउ द नेक्स्ट आर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक डिमेंशिया हो सकता है, न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन, हेलुसिनेशन एंड साइकोसिस, ओके। ये सारे सीगे पेशेंट दे ਆਪਾਂ कह दिए कि अदर सिम्टम्स, ओके। जो मेन सिम्टम्स है जो याद रखने हैं, ट्रैमर्स होंगे, ब्रेडिकाइनेजिया, ठीक है। मैं हर एक सिम्टम ਨੂੰ अलग अलग दस दिनी हाँ, ओके।
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਮਰਸ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਟ੍ਰੈਮਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਸਟਿੰਗ ਟ੍ਰੈਮਰਸ ਆਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਸਟਿੰਗ ਟ੍ਰੈਮਰਸ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਫਟੀਕ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਲ ਰੋਲਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ओके, ट्रेमर्स आएंगे, हैंड ट्रेमर्स आएंगे, बेसिकली पिल रोलिंग मूवमेंट्स होंगे वाइल स्लीपिंग या रेस्ट ते, ओके। इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होंगे, पेशेंट ਨੂੰ रेस्टिंग ट्रेमर्स आएंगे, कदों आएंगे जो फटीक ज्यादा होएगी, पिल रोलिंग ट्रेमर्स होंगे, ओके। उस तो बाद द नेक्स्ट इज ब्रेडिकाइनेजिया। वैसे इस तो बाद रिजिडिटी आंदा, चलो आप ब्रेडिकाइनेजिया कर लेने। अगर ब्रेडिकाइनेजिया दी स्पेलिंग गलत है तो देख लेना। ब्रेडिकाइनेजिया विच की होएगा, मूवमेंट्स सारियां स्लो हो जाएंगियां, ठीक है, या तो की हो जाएंगियां, मतलब कि या तो डिक्रीज हो जाएंगियां या पूरियां दी पूरियां खराब हो जाएंगियां, ठीक है, की हो जाएंगियां स्लो मूवमेंट्स, स्लो मूवमेंट्स हो जाएंगियां, ठीक है, या आप कह सकते हैं डिलेड हो जाएंगियां, ठीक है, या आप कह सकते हैं स्लगिश हो जाएंगियां, ओके। स्लो मूवमेंट्स हो जाएंगियां या डिले हो जाएंगियां या की हो जाएंगियां स्लगिश हो जाएंगियां। इस तो बाद होर की हो जाऊगा, या तो मूवमेंट डिक्रीज होणगे, डिक्रीज नूं आपां कहने आ हाइपोकाइनेजिया, एकाइनेजिया हुंदा नो मूवमेंट्स या माइनस मूवमेंट्स, ठीक है। उस तो बाद की होएगा रिजिडिटी, सो रिजिडिटी बेसिकली की होएगा, रिजिडिटी विच रिजिडिटी जो होएगी वो की होएगी स्टिफनेस होएगी, ठीक है, फुल बॉडी होएगी, ओके। उस तो बाद पेशेंट दा पोस्चरल इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है, कॉगविल रिजिडिटी होएगी, ओके। उस तो बाद जो रिजिडिटी होएगी ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ पेशेंट इन्ना ज्यादा रिजिड हो जाऊगा कि पेशेंट लेड पाइप वांगू की हो जाऊगा, पोस्चर हो जाऊगा, ठीक है। ये सारे सीगे तीन क्लासिक सिम्टम्स, केड़े दैट इज the one is tremors that involves involuntary movements, resting tremors, pill rolling movements while sleeping and while resting. The next one is bradykinesia. These are the slow movements or the delay movements, you can say even the sluggish movements. If the movements are totally decreased, then these are known as hypokinesia. If the movements are minus no movements, then these are known as akinesia. The next one is rigidity. The rigidity is stiffness of neck, stiffness of the whole body, cogwheel rigidity and the lead pipe. Now the next are critical complication. Now the patient is having increased secretion, hyperactive of the muscles. Now the first thing first that affects is airway. Because of the hypersecretion, in the body, the airway gets affected. Now the patient has suction at the bedside. This is the nurse responsibility, this is the responsibility of RN to keep all the suction equipments and to keep all the ET equipments to the bedside because of the increased secretion in the patient's body. Now
if we talk about the eating, the patient has to give pureed and small bite-sized pieces. Okay. The next thing is tissues readily available during eating. Add thickening agents to fluids. Add thickening agents to fluid. Dysphagia, monitor swallowing, head of the bed, elevated head, हाई फाउलर सिट अपराइट पोजीशन. सो की लिखा हुआ है कि पहला तो एयरवे मेंटेन करना है क्योंकि सेक्रीशंस इंक्रीज ने, सक्शन बेड साइड होना चाहिए. ठीक है. पेशेंट ਨੂੰ छोटे छोटे पीसेस देने हैं फूड ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਊਰੀਡ ਡਾਈਟ ਦੇਣੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਤਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥਿਕਨਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕੋਈ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਬੈਡ ਹੈ ਵਾਈਲ ਈਟਿੰਗ ਔਰ ਵਾਈਲ ਡੂਇੰਗ ਅਦਰ ਵਰਕਸ, ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਬੈਡ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਐਲੀਵੇਟ. क्योंकि अगर पेशेंट ਨੂੰ लेटाता तब पेशेंट ਦੀ secretions aspirate हो सकती है. So head of the bed always has to be on the elevation because patient ਦਾ ਆਪਾਂ airway maintain ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, patency airway ਦੀ maintain ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ. So the next thing is pharmacology or the management. ठीक है. ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ patient ਦੀ pharmacology. So pharmacology ਸਿਟ ਆਪਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ MRI ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲੂਈ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਜਾਂ MRI ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੂਈ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਿਟੀ ਹੈ, MRI ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ. ਓਕੇ. ਨਾਓ ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਦ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਣੇ ਪਊਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੋਪਾਮਾइन ਦੇ ਐਗੋਨਿਸਟ ਜਾਂ ਡੋਪਾਮਾइन ਦੇ ਪ੍ਰੀਕਰਸਰਸ. ठीक है. The first thing first is where I have written no chalo. So dopamine agonist pramipexole, the net result of the combination of levodopa and carbidopa is that more levodopa reaches the brain. So ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ dopamine ਦਾ precursor ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, levodopa प्लस कार्बिडोपा. सो जो लेवोडोपा ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੋਪਾਮਾइन इन सिंथेटिक फॉर्म. ठीक है. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੋਪਾਮਾइन ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸੋ ਡੋਪਾਮਾइन ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੌਣ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਲੀਵੋਡੋਪਾ. ਸੋ ਵਾਈ ਦ ਹੈਕ ਵੀ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਦ कार्बिडोपा along with the levodopa, because the कार्बिडोपा is help in decreasing the enzyme that decrease the dopamine level in the body. What I have been saying is कि जो कार्बिडोपा है ना वो की करता है, वो जो डोपामिन ਨੂੰ लेट्स से कि ਜਿਹੜਾ ਡੋਪਾਮਾइन ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡੋਪਾਮਾइन ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਐਂਜ਼ਾਈਮ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਐਂਡ कार्बिडोपा ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵੋਡੋਪਾ ਬਲੱਡ ਬ੍ਰੇਨ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟ ਕਰੇ. ਸੋ कार्बिडोपा हैज टू works, it makes sure that levodopa reaches to the brain by destroying the blood brain barrier, and the second thing is it destroy the enzyme that further decreases the dopamine level. Okay. So dopamine ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ increase ਕਰਨਾ ਹੈ, so we have to give levodopa and carbidopa together. Is that more ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, the net result of the combination, ਜਿਹੜਾ net result ਹੋਏਗਾ combination ਦਾ levodopa ਤੇ carbidopa ਦੇਣ ਦਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ levodopa ਕੀ ਹੋਏ, brain ਨੂੰ ਜਾਵੇ. If patient does not respond to drug therapy, deep brain stimulation, ablation and transplantation are done. अगर patient ਨੂੰ drug therapy नहीं सूट कर रही, ਆਪਾਂ deep brain stimulation, ablation या transplantation कर सकते हैं. Okay. चलो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲੈਲਜਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਨ MOI ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੈਲਜਿਨ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸੈਂਟ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਡੋਪਾਮਾइन ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਊਰੋਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੈਵਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੈਲੈਲਜਿਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਡੋਪਾਮਾइन ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਪੀਨੈਸ ਐਂਡ ਲਵਿੰਗ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਈਕ ਸੈਰੋਟੋਨਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਪੀਨੈਫ੍ਰਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੋਪਾਮਾइन ਹੋ ਗਿਆ. ਸੋ ਸੈਲੈਲਜਿਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੋਪਾਮਾइन ਦਾ ਲੈਵਲ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹੈਪੀ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ. ਡੋਪਾਮਾइन ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਫ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, if we love our pets, if we cook, if we hug our loved ones. So these all are the things that increases the dopamine level. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, make sure to give the love, to give utter amount of love to those patient, because ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡੋਪਾਮਾइन ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ. Administer catechol methyl transferase inhibitor which help block the breakdown of levodopa. ठीक है.
Okay, so that's, I'm exhausted. Let's continue. Administer catechol methyl transferase inhibitor, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ COMT inhibitor ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। COMT inhibitor ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਬਲੌਕ ਕਰੂਗਾ ਕਾਰਬੀਡੋਪਾ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵੋਡੋਪਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹ ਲੀਵੋਡੋਪਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਐਕਟ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਕੈਟਾਕੋਲ ਮਿਥਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਸ ਇਨਹਿਬਿਟਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਦ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਸ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਪੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ, ਲੀਵੋਡੋਪਾ, ਕਾਰਬੀਡੋਪਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਮੈਂਟਾਡੀਨ। ਅਮੈਂਟਾਡੀਨ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡੋਪਾਮੀਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮੈਂਟਾਡੀਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੋਪਾਮੀਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ, ठीक है। की है एंटीवायरल है, ये भी डोपामिन दा लेवल इंक्रीज कर दिया। द नेक्स्ट थिंग इज आपा COMT इनहिबिटर देता, ठीक है। डोपामिन एगोनिस्ट, डोपामिन दे होर किहड़े-किहड़े एगोनिस्ट हो सकते हैं, ब्रोमोक्रिप्टिन हो सकता है, प्रेमिप्राजोल हो सकता है, ठीक है। ब्रोमोक्रिप्टिन लिख लो, ब्रोमोक्रिप्टिन ਜਿਹੜੀ ਐਨਕਲੈਕਸ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਮੇਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਲੀਵੋਡੋਪਾ ਤੇ ਕਾਰਬੀਡੋਪਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਮੋਕ੍ਰਿਪਟਿਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਮੈਂਟਾਡੀਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਸਟ ਡੋਪਾਮਾਈਨ, ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਊਗਾ। ਬਟ ਜੋ ਲੀਵੋਡੋਪਾ ਤੇ ਕਾਰਬੀਡੋਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਵੀ ਆਊਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਟੂਵਰਡਸ ਨਾ ਵਰਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡੀਪ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਟੀਕੋਲਿਨਰਜਿਕਸ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਟੀਕੋਲਿਨਰਜਿਕਸ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਟਾਈਲਕੋਲਿਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਇਨ ਅ ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਟ੍ਰੋਪਿਨ, ਓਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So the intervention assess neurological status, assess ability to swallow and chew. Neurological status assess करना है, patient दी swallowing ability and chewing ability assess करनी है, patient ਨੂੰ high calorie, high protein, high fiber, soft diet with a small frequent feeding देनी है। Everything has to be high क्योंकि patient थोड़ा weak होएगा, ठीक है। ਆਪਾਂ fluid intake increase करना है, ठीक है। सॉरी, fluid intake कितना रखना है, 2000 ml ही रखना है। Constipation ਨੂੰ monitor करना है, ठीक है। patient ਨੂੰ ना independence, अगर कोई भी देखो वैसे भी throughout NCLEX से बोलिया ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬੂਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦਿਓ, okay. Promote independence along with safety measures, avoid rushing the client with activities, ठीक है। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਖੁਦ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਨਹਾਓ ਖੁਦ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਖੁਦ ਪਾਓ, ਕੱਢੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ, ਐਂਡ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਫਾਸਟ ਹੈ। ਨੋ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿਓ, ਲੈਟ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਂਡਲ all the things then, okay. Now the next thing is assist with ambulation and provide assistive devices. patient ਤੁਸੀਂ assist ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ, just assist ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ patient ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, just ਤੁਸੀਂ assist ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ ambulation ਵਿੱਚ, ਤੋਰਨ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ assistive devices ਤੁਸੀਂ provide ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। instruct the client to rock back and forth to initiate movement, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਵੇ। ਇੰਸਟਰਕਟ ਦ ਕਲਾਇੰਟ ਟੂ ਵੇਅਰ ਲੋ ਹੀਲਡ ਸ਼ੂਜ਼, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੀਲ ਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਹੈਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਇਨਕਰੇਜ ਦ ਕਲਾਇੰਟ ਟੂ ਲਿਫਟ ਦ ਫੀਟ ਵੈਨ ਵਾਕਿੰਗ ਐਂਡ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗਡ ਸਿਟਿੰਗ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਨੋ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਲੁੱਕ ਨਾਈਸ। ਐਂਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰੋ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅ ਫਰਮ ਮੈਟਰੈਸ ਐਂਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦ ਕਲਾਇੰਟ ਪ੍ਰੋਨ ਵਿਦਾਊਟ ਅ ਪਿਲੋ ਟੂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੋਸਚਰ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਿਟਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬੋਦਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਐਂਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਚਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇ।
पेशेंट का जो मैट्रस होना चाहिए सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, फर्म होना चाहिए, जस्ट टू मेनटेन द गुड पोस्चर। पेशेंट को सीधा लेटाना है, ठीक है, तो फर्म मैट्रस होना चाहिए विदाउट द पिलो। Instruct in proper posture by teaching the client to hold the hands behind the back to keep the spine and neck erect. Instruct करना है पेशेंट ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਪੋਸਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਟੀਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਸ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੈਕ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਕ ਇਰੈਕਟ ਹੋਵੇ। ਲਾਈਕ ਥੀਸ ਬੋਥ ਹੈਂਡਸ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਥੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਿੱਛੋਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਪੋਸਚਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਸਟਿਲ ਰਹੇਗਾ। ਓਕੇ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਐਂਡ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, is usually determined by sheer decision making as a side effect of drug therapy can affect the quality of life। ठीक है, पेशेंट ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਗ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਰੂਗੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਟੀ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਮੈਡੀਸਿਨ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦ ਲੈਵਲ ਆਫ ਡੋਪਾਮਾइन, ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੰਸਟਰਕਟ ਦ ਕਲਾਇੰਟ ਟੂ ਕੰਸਲਟ ਵਿਦ PHCP ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਫੂਡਸ ਹਾਈ ਇਨ ਵਿਟਾमिन बिकॉज दे ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एंटी पार्किंसन एंड मेडिकेशंस। ठीक है, पेशेंट ਨੂੰ ਵਿਟਾमिन B ਦੇ ਕੀ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਡਸ ਦੇਣੇ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਐਂਟੀ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ कि सॉरी विटामिन बी नहीं देना है क्योंकि वो पार्किंसन दी मेडिसिन का इफेक्ट की कर देंदी है, घटा देंदियां ने। ओके, होर की लिखा है, अवॉइड द यूज ऑफ मोनोमीज ऑक्सीडेज इनहिबिटर बिकॉज दे विल प्रेसिपिटेट हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ज़्यादा मोइज नहीं लेने क्योंकि हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है। ठीक है, हाई फाइबर डाइट आप क्यों देनी है, क्योंकि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है। फ्लूइड कितना देना है, 2 to 3 लीटर्स ही देना, उस तो ज़्यादा नहीं देना। ठीक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ B6, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ B6 ਨੂੰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ B ਓਨਲੀ, B6 ਹੈ ਇਹ, ਵਿਟਾमिन B6 ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਪਾਮਾइन ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ the Parkinson disease। ठीक है, easy topic है, ना ज़्यादा complex नहीं हैगा। you just need to have some understanding about the neurotransmitter that is dopamine and acetylcholine। if you know about the dopamine then these kind of all the diseases are easy to understand and remember। and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ disease ਦਾ ਇੱਕ classic ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ triad ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ diseases ਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕੋ classic symptoms ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ NCLEX ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰੋ। ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੋਂਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਡੋਂਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫੋਲੋ ਆਲ ਦ ਬੁੱਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਸੌਂਡਰਸ ਹੈ, ਕੈਪਲਿਨ ਹੈ, ਹੈਸੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਨਰਸਿੰਗ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਿੰਪਲ ਨਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਰਚਰ ਹੈ, ਯੂ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਬਟ ਡੋਂਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫੋਲੋ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕॉज although these all books are great, Lippincott, these all books are great, but if you follow each and every book, each and every book has different let's say alteration of sign and symptoms। कुछ किसी दे कुछ है, किसी दे कुछ है। ठीक है, किसी दे ਤੁਹਾਨੂੰ extra ਮਿਲਣ ਗਿਆ, so don't try to follow everything, stick on 1 to 2 generals। ठीक है, या एक या दो बुक्स ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਿਕ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ NCLEX, ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟਸੈਟ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਆਲਸੋ ਨੋਟਸੈਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੁక్స్ ਤੇ ਹੀ ਸਟਿਕ ਰਹੋ, ਈਦਰ PR ਯਾਦਵ ਔਰ ਦ ਸੌਂਡਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ NCLEX ਔਰ ਨੋਟਸੈਟ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਐਂਡ try to answer as many as question, try to practice many question as possible, because questions are the key, questions are the masters to ace any exam। I'm not talking about only NCLEX, if you want to ace any exam, try practice as many questions as you can। ठीक है, just read the topic, understand it for 1 time 2 times, other than just practice all the questions। ठीक है, and if you want questions, if you want study material, you can come, you can visit Udaan Nursing Institute। we will provide you all the material, we will provide you questions, we have questions like more than 4 to 5,000 questions we have, so we can provide you। just come over here, visit, and till then just be happy and enjoy your life and just practice। thank you।